सबसे पहले देखते हैं कि बायोलॉजी में कौन सा चैप्टर से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा चैप्टर नहीं पूछे जाते हैं। अगर वो देख लेते हैं तो हमारी सुविधा होगी पढ़ने में बायोलॉजी में, क्योंकि बायोलॉजी में बहुत सारा ऐसा भी चैप्टर है जिससे क्वेश्चन पूछा ही नहीं जाता, फिर भी हम पढ़ लेते हैं। तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से समय की बर्बादी है। सबसे पहले देखते हैं उसका ओवरव्यू टॉपिक, कौन सा टॉपिक सबसे ज़्यादातर एग्जामों में बायोलॉजी के सेक्शन से उठाया जाता है। तो सबसे पहले आता है सेल। सबसे पहले कोई बायोलॉजी का किसी भी एग्ज़ाम में हो, सेल से क्वेश्चन 2 से 3 क्वेश्चन रहता ही है। उसके बाद सेल के बाद आता है सेल डिवीजन, मतलब कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन से सेल से ही रिलेटेड है। सेल के टॉपिक में ही सेल का डिवीजन पढ़ लेंगे, उससे ये कवर हो जाएगा। उसके बाद आता है टिश्यू। टिश्यू मतलब ऊतक। बहुत सारा अलग अलग टिश्यू से पेड़ पौधे बने रहते हैं, तो उस सब टिश्यू के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। उसके बाद आता है डिजीज। डिजीज आता है कि मानव में भी डिजीज होता है, पेड़ पौधे में भी डिजीज होता है। तो डिजीज कहाँ से आते हैं और डिजीज का क्या क्या वजह हो सकता है, क्या क्या कारण हो सकती है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन सिस्टम मतलब होता है मानव कंकाल। मानव कंकाल, बहुत सारे कंकाल पाए जाते हैं मानव के शरीर में। उनके स्ट्रक्चर वह कहाँ कहाँ पाया जाता है, उसका क्या क्या यूजेज है, क्या क्या प्रयोग है, इसके होने से ना होने से क्या क्या मानव में फ़ायदे हैं और नुकसान है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन 1 या 2 क्वेश्चन रहता ही है, क्योंकि डाइजेस्टिव सिस्टम हमारे किसी भी, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। जंतु कोशिका में तो डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जंतु एनिमल सेल में या एनिमल के चैप्टर से अक्सर पूछे जाते हैं पाचन तंत्र के सिस्टम से, ठीक है। उसके बाद एंजाइम एंड हार्मोन। एंजाइम डाइजेस्टिव सिस्टम का ही एक थोड़ा सा पार्ट है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम में थोड़ा सा कवर कर लेंगे, लेकिन अलग से भी कवर करेंगे उसको, एंजाइम को। उसके बाद हार्मोन। हार्मोन कौन कौन सा हार्मोन पाए जाते हैं हमारे शरीर में, पेड़ पौधे में, उनका क्या यूज है, उनका ना होने से होने से क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियाँ हैं, उसके बारे में देखेंगे। उसके बाद आता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन मतलब पोषण। पोषण विभिन्न प्राणियों को पोषक तत्व कहाँ से मिलती है, क्या पोषक तत्व किस चीज़ के लिए आवश्यक है, शरीर के किस भाग के लिए आवश्यक है, इनकी कमियाँ और इनके कमी से होने वाले रोग के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद आता है सेंसरी ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में संवेद अंग या ज्ञानेंद्रिय, इसमें से बहुत सारा हम मानव में पाए जाते हैं सेंसरी ऑर्गन, इसके बारे में भी अध्ययन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है अंतिम टॉपिक है जो हार्ट से 1 या 2 क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो ये सब सेक्शन है जो बायोलॉजी में अक्सर विभिन्न कंपटीशनों में पूछे जाने वाले सेक्शन हैं, ठीक है। इसके बारे में सब अध्ययन करते हैं। उसमें से सबसे पहले देखते हैं सेल, टिश्यू एंड डिजीज। सेल देखते हैं, कोशिका देखते हैं, टिश्यू देखते हैं और डिजीज, क्या क्या बीमारियां हैं कोशिका में, उसके बारे में अध्ययन करते हैं ऑब्जेक्टिव के रूप में, ठीक है। उसके बारे में सबसे पहले सेल का चैप्टर शुरू करने से पहले अक्सर बायोलॉजी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी विज्ञान का ही शाखा है जिसमें जीव जंतुओं के बारे में, उनसे संबंधित जीवन के बारे में या जीवन चक्र के बारे में अध्ययन करते हैं। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। जीव विज्ञान का पिता किसे कहते हैं, अरस्तु। अरस्तु को ही अरिस्टोटल कहा जाता है, तो वही जीव विज्ञान का जनक है, जीव विज्ञान का पिता है, ठीक है। तो बायोलॉजी से मिलता जुलता एक और है जियोलॉजी। बायोलॉजी को जब उसे बांटा गया तो 3 भागों में बांटा गया था, बॉटनी, जियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी। उनमें से जियोलॉजी का जो फादर हैं वह भी अरस्तु ही हैं, मतलब अरिस्टोटल ही हैं, और जीव विज्ञान के भी फादर अरस्तु ही हैं। उसके बाद आता है जिसका याद करने की ट्रिक्स है आर्जा, ठीक है। अरस्तु जंतु, चाहे जीव जंतु हो चाहे जीव विज्ञान हो, दोनों का अच्छा पहला से जा शुरू होता है, इसलिए याद करने की ट्रिक्स हो गया। उसके बाद आता है बॉटनी मतलब वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान का भी पिता कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो यह थियोफ्रेस्टस अक्सर लोग भूल जाते हैं कि बायोलॉजी का है या जियोलॉजी का है, तो उसका ट्रिक्स है बी से बॉटनी, टी से थियोफ्रेस्टस। तो इस प्रकार हमें याद रहेगी
कि बायोलॉजी का अरस्तु है, जबकि बॉटनी का थियोफ्रेस्टस है। उसके बाद आता है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी का फादर लुई पास्चर को कहा जाता है। तो अब उसके बाद ये रहा बायोलॉजी के चैप्टर शुरू करने से पहले ओवरव्यू। अब देखते हैं उसका पहला क्वेश्चन आता है कि सेल का खोज किसने किया। तो सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किया था कॉर्क की छाल से। कॉर्क की छाल तो आप देखे होंगे, पेड़ पौधे में जब छाल हम काट बाहर उसका, और ये पीपल का पेड़ हो या बरगद का पेड़ हो, तो उसका छाल को काटते हैं। तो छाल काटने के बाद एक रस्सीनुमा जैसा आकार होता है, उसे कहते हैं कॉर्क का छाल। सबसे पहले कॉर्क का छाल का और फिर मृत कॉर्क का छाल का इसमें ये अध्ययन किए थे रॉबर्ट हुक ने। तो उन्होंने रॉबर्ट हुक ने ही ये कोशिका का खोज किया था, ठीक है। लेकिन उसमें से कभी कभी पूछ लेते हैं कि कोशिका तो खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में, तो जीवित कोशिका खोज किसने किया था। तो जीवित कोशिका खोज ल्यूवेन हॉक ने किए थे। जीवित कोशिका की खोज ल्यूवेन हॉक खोज करता है, जबकि सिर्फ कोशिका की बोलेगा तो वहाँ पे हम रॉबर्ट हुक ही लगाएंगे। जब तक ना बोलेगा जीवित कोशिका के बारे में तो हम रॉबर्ट हुक तो ल्यूवेन हॉक को क्लिक नहीं करेंगे। ल्यूवेन हॉक ने जब रॉबर्ट हुक की खोज कर दिए थे सिर्फ कोशिका का और मृत कोशिका का, तो उसके बाद उन्होंने जीवित कोशिका ल्यूवेन हॉक ने जीवित कोशिका पर अध्ययन किए और उनकी खोज की 1674 ईस्वी में, मतलब 1624 ईस्वी में, ठीक है। अब इसमें कभी कभी सवाल आ जाता है कि कोशिका की खोज किसने किया था। इसमें ल्यूवेन हॉक ने किया या रॉबर्ट हुक ने किया। तो सिर्फ कोशिका की खोज के बारे में बोले तो रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है। उसके बाद आता है कोशिका डिवीजन, सेल डिवीजन। छोटा सा टॉपिक है, छोटा सा इसका ओवरव्यू देख लेते हैं। सेल डिवीजन में क्या होता है। इसमें दो प्रकार के सेल का डिवीजन होता है, एक पादप कोशिका के रूप में मतलब प्लांट सेल के रूप में, और दूसरा एनिमल सेल के रूप में मतलब जंतु कोशिका के रूप में, ठीक है। सेल डिवीजन के माध्यम से, सेल डिवीजन से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेता है। थोड़ा सा कोशिका का जब खोज किसने किया ये तो जान गए, तो फिर उसके बाद कोई पूछता है कोशिका सिद्धांत की खोज किसने किया था। कोशिका सिद्धांत की खोज किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। लेकिन कभी कभी ये पूछ देता है कि पादप कोशिका के सिद्धांत किसने दिया था। तो पादप कोशिका से बोले तो स्लाइडेन ने दिए थे 1838 ईस्वी में। पादप मतलब प्लांट सेल। पहले प्लांट सेल के बारे में रिसर्च किया गया, उसके बाद वो जर्मन के साइंटिस्ट थे स्लाइडेन ने। उसके बाद फिर जंतु कोशिका मतलब एनिमल सेल के बारे में अध्ययन किया गया और स्वान ने किए थे, उसके बाद किए थे 1839 ईस्वी में। 1839 ईस्वी में ब्रिटिश के रहने वाले थे, ठीक है। तो अगर पूछ ले कि कोशिका सिद्धांत की खोज किसने की थी, स्लाइडेन एंड स्वान ने की थी। लेकिन अगर बोले कि सिर्फ पादप कोशिका खोज किसने की थी तो स्लाइडेन ने किए थे। वहाँ क्वेश्चन में दे दिया जाएगा किसके बारे में सिर्फ पूछा जा रहा है। तो उसके बाद देखते हैं कि नई कोशिका का निर्माण किसने किया। नई कोशिका का निर्माण, तो नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है उसके बारे में अध्ययन करके बताए थे 1855 ईस्वी में। एक साइंटिस्ट, एक बायोलॉजी के बहुत बड़ा ज्ञानी थे रुडोल्फ विर्चो। विर्चो ने इसका निर्माण किया था, इसका खोज किया था, ठीक है। इस प्रकार हम देखें सेल डिवीजन का कुछ ओवरव्यू। अब देखते हैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एनसीईआरटी के द्वारा लिया गया है। तो पहला है क्वेश्चन, कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम किसने किया था। मतलब सेल डिवीजन का प्रक्रिया सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है। तो कोशिका विभाजन तो भी पढ़े हैं तो अलग अलग, तो लेकिन इसमें विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था। तो इसका आंसर है कोशिका विभाजन की प्रक्रिया को सर्वप्रथम फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने 1882 ईस्वी में अथवा 1882 ईस्वी में एक सरीसृप ट्राइयूरस मस्कुलोसा मतलब ट्राइयूरस मस्कुलोसा में देखा था फ्लेमिंग ने, ठीक है। तो उन्होंने फ्लेमिंग देखा तो कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन उन्होंने 1920 ईस्वी में बेलर ने किया था। सिर्फ कोशिका का सिर्फ सर्वप्रथम बोलेगा कोशिका विभाजन तो फ्लेमिंग ने, लेकिन यदि बोल दे कि उसका अध्ययन किया था फिर किसने विस्तृत अध्ययन किया था तो कोशिका विभाजन का विस्तृत अध्ययन बेलर ने किया था, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, कथन है निष्कर्ष है, इसमें कौन सा सही कथन है कौन सा गलत कथन है उसके बारे में बताना है, ठीक है। देखते हैं हमारे जीवन की शुरुआत माँ के गर्भ के केवल एक कोशिका से होती है,
जिसे युग्मज कहते हैं। यह सही है या गलत है ये बताना है बाद में। फिर उसके बाद दूसरा है, एक ही कोशिका के विभाजन होने से व विभाजन से बनी कोशिकाएं पुनः विभाजन होते रहने से संभव होता है। मतलब कोशिका, एक कोशिका डिवाइड हुआ, फिर वही कोशिका डिवाइड हुआ, फिर डिवीजन इससे बार बार होते रहता है। यह पॉसिबल है। यह सही है या गलत है? तो इसमें बताया गया, ठीक है, दोनों सही हैं, क्योंकि जायगोट जब ये ओवियम और स्पर्म मिलता है तो जायगोट का निर्माण करती है। जो मेल का स्पर्म जायगोट, मेल का स्पर्म और फीमेल का ओव्यूम मिलता है तो उसके बाद जायगोट का निर्माण होती है, जिससे एक सेल का निर्माण होती है। सेल का निर्माण होने से एक बच्चा का निर्माण होता है। ये तो सही दिया गया। और सेल का जो, और इसमें जो सेल बच्चा निर्माण होता है, सेल का डिवीजन होने से ही निर्माण होता है। सबसे पहले ये जायगोट बनता है, उसके बाद जायगोट बनने के बाद सेल का डिवीजन प्रारंभ हो जाता है, उसके निर्माण होता है। ठीक, जो हमारे शरीर में लगभग 5000 अरब मतलब 5 × 10⁻13 कोशिकाओं का बना होता है। हमारा शरीर इतने कोशिकाओं का बना होता है। कभी कभी सवाल पूछ ले जाते हैं कितनी कोशिकाओं का बना होता है, कितनी सेल का बना होता है। ठीक है, नंबर ऑफ सेल फाउंड इन आवर बॉडी, तो 5000। जीवन की शुरुआत युग्मज जायगोट से ही होती है। यह भी सही है, बिल्कुल। जब तक जायगोट नहीं बनेगा तब तक सेल का निर्माण नहीं होगा। ठीक है, वह युग्मज माता के अंडज व पिता के शुक्राणु, युग्मज मतलब होता है ओव्यूम, शुक्राणु स्पर्म से संयुक्त होने से बनता है। ठीक है, उसके बाद आता है क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर फिर से उसके बारे में बताना है। जीवन का 99% भाग 4 तत्वों से जीव द्रव होता है। जीव द्रव का 99% मतलब 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। यह है ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन। यह सही है या गलत है इसके बारे में बताना है। ठीक है, तो मतलब जीव द्रव जो होती है वो किससे बनकर बना हुआ है, कितना, चारों नाम दिया गया है, ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर बना हुआ है या नहीं, इसके बारे में बताना है, सही गलत। फिर जीव द्रव में अकार्बन एवं कार्बन यौगिक का अनुपात 80:20 मतलब 80:20 का होता है। किस के बीच? अकार्बन एवं कार्बन के बीच। ठीक है, तो इसमें डिस्क्राइब के रूप में दिया है एनसीईआरटी में कि जीवन में जीव द्रव का 99% भाग 4 तत्वों से मिलकर बना है। मतलब जो पहला कथन था वो सही था हमारा। उनमें से ऑक्सीजन 76% है, कार्बन 10.5% है। कार्बन वातावरण में नहीं पूछा जा रहा, हमारे शरीर के अंदर, हमारे शरीर जो जिससे बना हुआ है। अगर मानव शरीर के बारे में बोले कि हमारा शरीर किस में जो जीव द्रव है किस किस से मिलकर बना हुआ है, कितना प्रतिशत, तब यहाँ होगा। ये प्रकृति में नहीं, प्रकृति में इसका ये जो वैल्यू है अलग अलग है। ऑक्सीजन का वैल्यू प्रकृति में अलग है, यहाँ पे शरीर में है। जीव द्रव में है ऑक्सीजन 76%, कार्बन 10.5%, हाइड्रोजन 10% तथा नाइट्रोजन 2.5%। नाइट्रोजन सबसे कम है। जबकि जीव द्रव में अकार्बन एवं कार्बन यौगिक का अनुपात 81:19 मतलब 81:19 का होता है, ना कि 80:20। 80:20 इसमें दिया गया था, इसलिए दूसरा कथन गलत है इसमें। ठीक है, 81:19 का होता है अकार्बन और कार्बन के बीच। ठीक है, फिर कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? अभी बताया था कोशिका शब्द का प्रयोग किसने किया था, कोशिका का जनक किसने कहा था। तो कोशिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अंग्रेजी विज्ञान रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किया था। यह सिर्फ कोशिका के बारे में बोला गया है, नहीं कहा गया कि मृत कोशिका या जीवित कोशिका। ठीक है, उसके बाद निम्नलिखित में से किसने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? इसमें स्पष्ट किया गया कोशिका सिद्धांत के बारे में, यह नहीं बोला गया पादप कोशिका या जौनती कोशिका। इसलिए कोशिका सिद्धांत के बारे में बोले तो दोनों वैज्ञानिक होंगे, स्लाइडेन एवं स्वान, जो पादप कोशिका का जनक भी है और जंतु कोशिका जनक है, दोनों का नाम आएगा इसमें। ठीक है, पहले स्लाइडेन ने किए थे 1838, फिर स्वान ने किया था 1839, एक साल तुरंत बाद में। ठीक है, रॉबर्ट हुक नहीं तो पढ़ चुके हैं। फिर निम्नलिखित में से किसे राइबोसोम की खोज की थी, मतलब किस वैज्ञानिक ने राइबोसोम की खोज की थी उसके बारे में? पेलेट ने राइबोसोम की खोज की थी। तो अब राइबोसोम को कुछ कहा जाता है, देखते हैं इसमें क्या क्या कहा जाता है। राइबोसोम की खोज पेलेट ने की थी। यह राइबोन्यूक्लिक एसिड
या RNA जिसे कहते हैं राइबो न्यूक्लिक एसिड। मतलब कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कि RNA का फुल फॉर्म क्या होता है। राइबो न्यूक्लिक एसिड नमक अम्ल व प्रोटीन की बनी होती है, ठीक है। यह प्रोटीन का उत्पादन करता है, इसलिए इसे प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। मतलब प्रोटीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा करता है, इसलिए प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं इसको। राइबोसोम का पूछ देता है कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं कभी कभी। इसका आविष्कारक भी पूछ लेता है, किसने उसके खोज किया था, तो पैलेट ने किया था, ठीक है। RNA का फुल फॉर्म तो जान ही गए हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। DNA का डेक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, सिर्फ डेक्सी आएगा और कुछ नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं आगे। अब इसमें से अगला क्वेश्चन है ऑब्जेक्ट के रूप में, निम्नलिखित में से किसने तारक काय मतलब सेंट्रोसोम कहा जाता है, उसका हिंदी इंग्लिश में कहा जाता है सेंट्रोसोम और हिंदी में तारक काय। तो तारक काय की खोज किसने की थी इसके बारे में, तो बोबेरी ने किया था। तारक काय का खोज किया था बोबेरी में। तो यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, मतलब यह प्लांट सेल में नहीं पाया जाता बल्कि एनिमल सेल में सिर्फ पाया जाता है, ठीक है। तो यह ध्यान रहे कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। इससे यह भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इनमें से प्लांट सेल एनिमल सेल में डिफरेंस क्या है। तो इसमें अगर सेंट्रोसोम ऑप्शन रहेगा तो सेंट्रोसोम होगा। सेल मेम्ब्रेन और सेल वाल, इसके द्वारा भी डिफरेंस किया जाता है दोनों में, प्लांट सेल एनिमल सेल में, मतलब पादप कोशिका और जंतु कोशिका में। और सेंट्रोसोम तारक काय के द्वारा भी डिफरेंस किया जाता है, क्योंकि इसमें जंतु कोशिका में पाया जाता है, पादप कोशिका में पाया तो नहीं जाता है। इस प्रकार दोनों में डिफरेंस, दोनों में जो ऑप्शन रहेगा उसमें क्लिक करेंगे। अगर रहेगा कि जंतु कोशिका पादप कोशिका में विभिन्नता है क्या है, तो एक ऑप्शन रहेगा सेल वाल, दूसरा सेल मेम्ब्रेन। तो इसमें सेल वाल हो जाएगा, क्योंकि सेल वाल सिर्फ ये पेड़ पौधे में पाया जाता है, हम मानव में नहीं पाया जाता है। उसके लिए डिफरेंस हो जाएगा। कभी कभी दे देगा कि सेंट्रोसोम ये सेल मेम्ब्रेन ना दे करके सिर्फ सेल मेम्ब्रेन, सेल वाल नहीं ला करके सेल मेम्ब्रेन दे दे। सेल मेम्ब्रेन तो पाया था, दोनों में पाया जाता है, तो सेंट्रोसोम दे देगा, सेल मेम्ब्रेन दे देगा, और उसके बाद कोई दूसरा चीज़ दे देगा तो माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा। तो उसमें से अब देखिएगा सेल वाल हम पढ़े थे, सेल वाल की डिफरेंस होता है दोनों के बीच, लेकिन यहाँ हम ये तो नहीं पढ़े थे सेंट्रोसोम के कारण भी डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे जान लिया कि जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। तो जिस प्रकार पादप कोशिका में सेल वाल पाया जाता है, तो उसी प्रकार सिर्फ जंतु कोशिका में सेंट्रोसोम पाया जाता है। इस प्रकार डिफरेंस किया जा सकता है दोनों में। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने अर्धसूत्री कोशिका विभाजन किया था, अर्धसूत्री विभाजन किया था। इस प्रकार हम जान पाएंगे कौन किए थे कौन नहीं किए थे। तो अर्धसूत्री का विभाजन वीजमैन ने किए थे, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस सेल डिवीजन जिसे कहते हैं। तो सेल डिवीजन का चैप्टर पढ़ेंगे, उसमें अर्धसूत्री को नाम दिया गया है मियोसिस। तो मियोसिस सेल डिवीजन सबसे पहले किसने किए थे, तो वीजमैन ने किए थे। वीजमैन ने इसका मियोसिस नाम है, नामकरण फार्मर एवं मूरे ने 1905 ईस्वी में किया था। तो नामकरण लेकिन खोजकर्ता कोई और थे, लेकिन नामकरण देने वाले कोई और थे, ठीक है। नामकरण देने वाले फार्मर, जिस प्रकार हम लोग फार्मर का किसान लिखते हैं, याद रहेगा मूरे, ठीक है। यह विभाजन केवल जन्म कोशिका में होता है। तो इसमें भी अर्धसूत्री विभाजन भी सिर्फ जन्म कोशिका में होता है। पादप जन्म कोशिका मतलब रिप्रोडक्टिव सेल में, रिप्रोडक्टिव सेल एसेक्सुअल बाइसेक्सुअल पढ़ेंगे, उसमें भी ये डिफरेंस आता है। उसके बाद निम्नलिखित में से किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो माइटोकॉन्ड्रिया खोज करता अल्टमैन ने किया था, ठीक है। फिर माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने 1836 ईस्वी में की थी। यह कोशिका का श्वसन स्थल है, ठीक है। जो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका में इसकी संख्या निश्चित नहीं है, मतलब कितनी है इसकी संख्या निश्चित नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया की कोशिका की शक्ति केंद्र या पावर हाउस भी कहा जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार माइटोकॉन्ड्रिया को भी कुछ और भी कहा जाता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस तो कहा ही जाता है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन इसमें रहता है कि पावर ऑफ सेल किसे कहते हैं, यार क्वेश्चन आ करके रहेगा माइटोकॉन्ड्रिया किन माइटोकॉन्ड्रिया कोई कौन सा दो चीज़ पाया जाता है, तो DNA प्लस राइबोसोम, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया अपना भोजन स्वयं बनाता है, प्रोटीन का निर्माण अपना स्वयं करता है, ठीक है। उसके बाद आता है निम्नलिखित में से किसने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, तो जान गए। उसके बाद गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी,
तो गोल्गी बॉडी का खोज कैमिलो गोल्गी ने की थी। इसका नाम जैसा नाम है तैसा इसका साइंटिफिक नाम भी है, साइंटिस्ट का नाम भी वही है, तो याद करने में सुविधा होगी। तो लेकिन अब सवाल आता है गोल्गी बॉडी करता क्या। तो गोल्गी बॉडी अब लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली कहा जाता है उसका निर्माण में यह सहायक करता है, मतलब असिस्टेंट का काम करता है गोल्गी बॉडी। ठीक है, अब गोल्गी बॉडी का खोज कर्तव्य जान के कैमिलो गोल्गी ने की थी। उसका क्या कार्य है, तो लाइसोसोम जिसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, आत्महत्या की थैली किसने कहा था लाइसोसोम को, डी डब ने कहा बोले थे। ठीक है, इस प्रकार जान पाए। अब देखते हैं लाइसोसोम की खोज करता है, अभी तो बताया तुरंत डी दुबे, कभी डब डब लिखा रहता है तो इसमें घबराने की बात नहीं। सुसाइड वेसिकल आत्मघाती थैली कहा जाता है इसको। इस आत्मघाती थैली इसलिए कहा जाता है कि अगर कोई अनवांटेड चीज़ हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं तो उसमें रिएक्शन कराते कराते ये अत्यधिक हो जाता है तो हमारे शरीर के लिए हानिकारक हो जाता है। ठीक है, ये हमारे शरीर का सबसे प्रमुख कार्य बाहरी पदार्थ का भक्षण एवं पाचन करना होता है, लेकिन जब अत्यधिक हो जाए तो वह अब इसके इर्द गिर्द मौजूद जो सेल है उसको भी यह नष्ट करना शुरू कर देता है, इसलिए आत्मघाती थैली कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं आप कौन सा निम्नलिखित में से किसने डीएनए की द्विकुंडलित संरचना मतलब डबल हेलिक्स मॉडल जिसे कहते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल द्विकुंडलित संरचना मॉडल प्रस्तुत किया था। ये कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किए थे, तो जेडी वाटसन एवं क्रिक ने। सिर्फ वाटसन एवं क्रिक याद रखना है। इस प्रकार ये कुछ का सिद्धांत दिए थे दो वैज्ञानिक, उसी प्रकार यहाँ भी डीएनए का डबल हेलिक्स, डबल से पता चल रहा है कोई डबल आदमी होगा, इस प्रकार हम याद रखेंगे डबल आदमी कौन कौन से होते हैं, वाटसन एवं क्रिक। तो 1953 में वाटसन ने एवं क्रिक ने डीएनए की द्विकुंडलीय संरचना तैयार किया था। इस काम के लिए उन्हें 1962 में नोबेल प्राइज भी प्राप्त हुआ था। अब उसके बाद आता है मिलाना, इसमें मिक्स करना है, इसमें कौन सा किस में मिलेगा सर, जैसे टमाटर में क्या पाया जाता है, फिर उसके बाद गाजर में क्या पाया जाता है, कुछ कोई पूछ लिया जाता है गाजर में पाए जाने वाले तत्व इनमें से कौन से हैं, टमाटर में कौन से हैं, तो वर्णी लवक मतलब क्रोमोप्लास्ट के। ठीक है, टमाटर में लाइकोपेन पाया जाता है, जबकि गाजर में कैरोटीन पाया जाता है, चुकंदर में विटामिन पाया जाता है। इस प्रकार बायोलॉजी का इतने सेक्शन याद रखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट दिन देखते हैं बायोलॉजी का अगला सेक्शन। तो अभी इसमें से बहुत सारा ऑब्जेक्टिव है जो हम पढ़े नहीं हैं, एक बार देखा जाएगा इसका। थैंक यू।